नमस्कार दोस्तों, सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज तारीख है 5 अक्टूबर 2025 सैटरडे और आज हम हमेशा की तरह खंगालेंगे दिन भर की सबसे ज़रूरी खबरें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और सरकारी वेबसाइट से। बिल्कुल, और ये सारी जानकारी स्पेशली टेलर्ड है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। नो फ्लफ, सिर्फ वो बातें जो मायने रखती हैं। हाँ, तो आज हमारे पिटारे में क्या क्या है? सबसे पहले तो उत्तराखंड में जो भर्ती परीक्षा का संकट चल रहा है, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन क्राइसिस, उस पर बात करेंगे। सिस्टम में आखिर गड़बड़ कहाँ है? फिर हम चलेंगे कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2025 की तरफ, समझेंगे कि इस मुश्किल दौर में भारत की आर्थिक रणनीति मतलब इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी क्या बन रही है। और कश्मीर से एक कमाल की खबर है। क्रिसैंथेमम यानी गुले दाऊद से एग्रो टूरिज्म मतलब कृषि पर्यटन का एक नया दौर शुरू हो रहा है। इंटरेस्टिंग है ये। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाजा पीस प्लान की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। दुनिया की नजरें टिकी हैं। भारत का रुख क्या है, इस पर भी चर्चा जरूरी है। और खेल जगत से कोच्चि में विमेन्स ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। ये देखेंगे कि कैसे ये खेल सोच बदल रहा है और इंक्लूसिविटी को बढ़ावा दे रहा है। तो हमारा वादा वही है, हर खबर की पूरी गहराई, आसान भाषा में एनालिसिस, ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। ऑन द गो सुने, और हाँ, टेलीग्राम पर हमारा रिवीजन नोट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते आज का ज्ञानवर्धक सफर। चलिए। तो सबसे पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उत्तराखंड वाला मामला, एग्जामिनेशन इंटेग्रिटी क्राइसिस। यूकेएसएससी मतलब उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन ने आज की परीक्षा टाल दी है। हाँ बिल्कुल, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर की परीक्षा थी आज 5 अक्टूबर को, उसे अनिश्चितकाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। और वजह वही पेपर लीक स्कैंडल। एग्जैक्टली। पहले भी पेपर लीक हुआ था और उसके बाद भारी विरोध प्रदर्शन हुए, स्टूडेंट सड़कों पर थे। उसी प्रेशर में ये फैसला लिया गया है। ये तो बहुत सीरियस मामला है। इसमें कौन कौन सी संस्थाएं शामिल है? एक तो यूकेएसएससी हो गया। हाँ, यूकेएसएससी जो राज्य स्तरीय भर्ती निकाय है, और दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब ईसीआईएल। ये एक पीएसयू है जो तकनीकी समाधान, टेक्निकल सॉल्यूशंस देती है। भर्ती प्रक्रिया में इनकी भी भूमिका है। और कानूनी तौर पर देखें तो उत्तराखंड का अपना एंटी चीटिंग लॉ भी तो है, नकल विरोधी कानून। हाँ, कानून तो है और उसे काफी सख्त बताया जाता है, लेकिन सवाल यही है कि कानून होने के बावजूद ये लीक कैसे हो रहे हैं। ये जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और जीएस पेपर 4 प्रोबिटी फाउंडेशनल वैल्यूज के लिहाज से बहुत जरूरी टॉपिक है। बिल्कुल, यहाँ कुछ की कॉन्सेप्ट्स समझने जरूरी हैं, जैसे प्रोबिटी इन गवर्नेंस, शासन में ईमानदारी। इसका क्या मतलब है? प्रोबिटी का मतलब है नैतिक सिद्धांतों पर चलना, पूरी सच्चाई मतलब इंटेग्रिटी के साथ काम करना। परीक्षा के संदर्भ में बिना किसी धांधली के निष्पक्ष तरीके से परीक्षा हो, ये प्रोबिटी है। और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि नियम कानूनों का ठीक से पालन हो, प्रक्रियाएं स्पष्ट हों और जानकारी आसानी से सबको उपलब्ध हो। जैसे भर्ती प्रक्रिया के नियम क्या हैं, सिलेक्शन का आधार क्या है, ये सब साफ होना चाहिए, छिपा हुआ कुछ ना हो। और अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, ये बहुत सुना जाता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है अपनी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होना और पारदर्शी तरीके से परिणाम बताना। मतलब अगर पेपर लीक हुआ तो किसकी जिम्मेदारी है, कौन जवाब देगा, ये तय होना चाहिए। बिना अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम सुधर नहीं सकता। सही बात है। अच्छा, प्रीलिम्स के नजरिए से देखें तो यूकेएसएससी और ईसीआईएल की भूमिका अहम है, और जो सुधार अब प्रपोज्ड है उनके बारे में क्या? हाँ, सुधारों में कई चीजें हैं, जैसे बायोमेट्रिक पहचान अनिवार्य करना, हाई एफिशिएंसी 5G जैमर्स लगाना, खासकर वॉशरूम जैसी जगहों पर जहां नकल की गुंजाइश ज्यादा होती है। ये 5G जैमर्स कैसे काम करते हैं? सिग्नल ब्लॉक कर देते हैं क्या? हाँ, ये बेसिकली मोबाइल या दूसरे कम्युनिकेशन डिवाइस के सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं ताकि उनका इस्तेमाल नकल के लिए ना हो सके। फिर मल्टी स्टेज फ्रिस्किंग मतलब कई स्तरों पर तलाशी लेना, और भविष्य में सिर्फ सरकारी संस्थानों को ही परीक्षा केंद्र बनाने की बात है। प्राइवेट सेंटर्स पर शायद भरोसा कम हुआ है। और कानूनी पहलू, वो सख्त नकल विरोधी कानून, वो भी प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। बिल्कुल। अब मेंस के लिहाज से देखें, ये सिर्फ एक प्रशासनिक चूक तो नहीं लगती, ये एक क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस है, शासन का संकट। हाँ, ये एक सिस्टेमिक फेलियर है, व्यवस्थागत विफलता।
ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि इसमें चीटिंग माफियाज और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है। ये मेरिटोक्रेसी मतलब योग्यता पर सीधा हमला है। गुड गवर्नेंस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। और ये युवाओं के साथ एक तरह का ब्रीच ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी है, सामाजिक अनुबंध का उल्लंघन। सरकारी नौकरी आज भी बहुत से युवाओं के लिए सोशल मोबिलिटी का मतलब सामाजिक रूप से ऊपर उठने का जरिया है। एकदम। और जब इस प्रक्रिया में ही धांधली होती है तो सरकार और युवाओं के बीच का विश्वास टूटता है। इससे सामाजिक अशांति, सोशल अनरेस्ट का खतरा भी बढ़ता है। आपने देखा ही होगा विरोध प्रदर्शन कितने उग्र थे। ये भी लगता है कि सरकार रिएक्टिव मोड में ज्यादा है, प्रोएक्टिव में कम। मतलब संकट होने के बाद कदम उठाए जा रहे हैं। सही पॉइंट है। ये रिएक्टिव वर्सेस प्रोएक्टिव गवर्नेंस का क्लासिक केस है। जरूरत है कि पहले से ही सिस्टम ऐसा हो कि गड़बड़ी की गुंजाइश कम हो, निरंतर ऑडिट हो, आंतरिक सतर्कता मतलब इंटरनल विजिलेंस मजबूत हो। टेक्नोलॉजी की भूमिका भी दो धारी तलवार जैसी लगती है। ऑनलाइन आवेदन से आसानी हुई तो स्मार्टफोन से लीक भी हो रहे हैं। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी मदद भी करती है और उसका दुरुपयोग भी होता है। 5G जामर्स जैसे उपाय टेक्नोलॉजिकली एडेड क्राइम का जवाब है, लेकिन ये गवर्नेंस सिस्टम्स और सिस्टम को तोड़ने वालों के बीच एक चूहे बिल्ली का खेल है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ ह्यूमन एलिमेंट ऑफ करप्शन मतलब भ्रष्टाचार के मानवीय पहलू को भी एड्रेस करना होगा। इसके निहितार्थ इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में तो हजारों उम्मीदवारों के लिए अनिश्चितता है, चिंता है। दूसरे राज्यों के भर्ती बोर्डों पर भी दबाव बनेगा कि वो अपने सिस्टम सुधारें। मीडियम टर्म में ये नई सिस्टम लागू करने में समय लगेगा, तो भर्ती प्रक्रिया में देरी हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने का खर्चा भी आएगा, टैक्स पेयर का पैसा लगेगा। और लॉन्ग टर्म में अगर ये सुधार सफल होते हैं तो ये एक नया नेशनल स्टैंडर्ड बन सकता है दूसरे राज्यों के लिए। लेकिन अगर ये विफल होते हैं तो संस्थाओं की विश्वसनीयता पूरी तरह खत्म हो जाएगी और युवाओं का आंदोलन और बढ़ सकता है। तो आगे की राह क्या है? वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? देखिए, होलिस्टिक रिफॉर्म्स की जरूरत है। समग्र सुधार मतलब तकनीकी और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के साथ साथ मजबूत आंतरिक सतर्कता और दोषी अधिकारियों के लिए सख्त समयबद्ध सजा जल्दी मिलनी चाहिए। और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, छात्रों की बात सुनना। हाँ बिल्कुल, छात्र संघों, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के साथ नियमित बातचीत का एक मैकेनिज्म बनाना जरूरी है। उनकी बात सुननी होगी, उनके सुझाव लेने होंगे। नैतिकता पर ध्यान देना भी जरूरी है शायद, सिर्फ सजा काफी नहीं। एकदम, फोकस ऑन एथिक्स। सजा के डर के अलावा अधिकारियों के लिए निरंतर नैतिक प्रशिक्षण, एथिकल ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। वैल्यूज इनकलकेट करने की जरूरत है। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के व्यापम स्कैम की याद दिलाता है। और सेकंड ARC रिपोर्ट की एथिक्स इन गवर्नेंस वाली सिफारिशें भी यहाँ प्रासंगिक हैं। इकोनॉमिक कॉन्क्लेव KEC 2025 आज खत्म हुआ। हाँ, चौथा संस्करण था ये, नई दिल्ली में हुआ और इसकी थीम थी सीकिंग प्रॉस्पेरिटी इन टर्बुलेंट टाइम्स मतलब उथल-पुथल भरे समय में समृद्धि की तलाश। टर्बुलेंट टाइम्स तो हैं ही। ग्लोबल लेवल पे काफी अनिश्चितता है। बिल्कुल। कॉन्क्लेव का उद्घाटन वित्त मंत्री ने किया था और समापन भाषण विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर का था। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, विदेश और आर्थिक नीतियों का संगम। कॉन्क्लेव में वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारत की आर्थिक मजबूती, इकोनॉमिक रेजिलियंस पर काफी चर्चा हुई। आयोजक कौन थी इसके? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ IEG ने इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। ये GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी, ग्रोथ, डेवलपमेंट और GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स पर बात हुई होंगी, जैसे जियो इकोनॉमिक्स। हाँ, जियो इकोनॉमिक्स यानी भू अर्थशास्त्र पर काफी जोर था। इसका मतलब है राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने और भू राजनीतिक नतीजे हासिल करने के लिए आर्थिक साधनों का उपयोग करना, जैसे ट्रेड एग्रीमेंट्स को स्ट्रैटेजिक गोल्स के लिए इस्तेमाल करना। अच्छा, और रेगुलेटरी डिप्लोमेसी ये क्या है? रेगुलेटरी डिप्लोमेसी का मतलब है नियमों, मानकों को विदेश नीति के उपकरण के रूप में उपयोग करना। जैसे भारत कोशिश कर सकता है कि उसके अपने स्टैंडर्ड्स ग्लोबल नॉर्म बने। इससे भारतीय इंडस्ट्री को फायदा होगा। और सॉफ्ट पावर तो हम जानते ही हैं, दबाव के बजाय आकर्षण और सहयोग से दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता, जैसे भारत की संस्कृति, योग, बॉलीवुड, इनका वैश्विक प्रभाव। कॉन्क्लेव में इन सब पहलुओं पर बात हुई। तो प्रीलिम्स के लिए क्या क्या ध्यान रखना है? आयोजक, थीम, उद्घाटन और समापन वक्ता। हाँ, आयोजक IEG मिन ऑफ फाइनेंस, 2025 की थीम सीकिंग प्रॉस्पेरिटी इन टर्बुलेंट टाइम्स। उद्घाटन FM
और समापन EAM वक्ता। इसके अलावा की डिस्कशन पॉइंट्स जैसे ब्रिक्स का विस्तार, वित्तीय स्थिरता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एशिया का ग्रोथ हब बनना, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ाना, और ये भी किसमें उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने भी भाग लिया। मेंस के लिहाज से इसका विश्लेषण कैसे करें? जियो इकोनॉमिक्स का उदय भारतीय नीति में, ये सबसे बड़ा टेक अवे है, द राइज ऑफ जियो इकोनॉमिक्स इन इंडियन पॉलिसी। वित्त मंत्री का उद्घाटन और विदेश मंत्री का समापन यही दिखाता है कि अब इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी विदेश नीति से अलग नहीं है। आज के ट्रेड वॉर्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस के युग में हर आर्थिक निर्णय भू राजनीतिक होता है। भारत का जियो इकोनॉमिक विजन अब साफ हो रहा है, अपनी आर्थिक ताकत का उपयोग रणनीतिक लक्ष्यों के लिए करना, विकसित भारत का मार्ग सुरक्षित करना। भारत एक ग्लोबल थॉट लीडर के रूप में भी उभर रहा है इस कॉन्क्लेव के जरिए। बिल्कुल, इंडिया एज अ ग्लोबल थॉट लीडर। जब आप दुनिया के टॉप अर्थशास्त्रियों, नीति निर्माताओं को बुलाते हैं तो आप सिर्फ एक भागीदार नहीं रहते, आप एक संयोजक, कन्वीनर और विचारक नेता बन जाते हैं। ये सॉफ्ट पावर भी है और रेगुलेटरी डिप्लोमेसी भी। ग्लोबल फाइनेंशियल गवर्नेंस, MDB रिफॉर्म्स, क्लाइमेट फाइनेंस जैसे मुद्दों पर बहस को आकार देकर भारत ग्लोबल साउथ और अपने हितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों को प्रभावित कर सकता है। और घरेलू मजबूती का विदेश नीति से क्या कनेक्शन है? डोमेस्टिक रेजिलियंस एज अ फॉरेन पॉलिसी टूल। वित्त मंत्री ने मजबूत घरेलू खपत और निवेश पर जोर दिया। ये क्यों? क्योंकि एक मजबूत, तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों, एक्सटर्नल शॉक्स को झेल सकती है। ये दुनिया में स्थिरता का एक स्रोत बनती है, जो इसे व्यापार और निवेश के लिए एक आकर्षक भागीदार बनाती है। तो हमारी घरेलू ताकत ही हमारी डिप्लोमैटिक लेवरेज यानी राजनीतिक पकड़ को बढ़ाती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, अमिताभ कांत ने इस पर जोर दिया। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव, बुनियादी ढांचा एक रणनीतिक अनिवार्यता है। अमिताभ कांत का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ाने का आह्वान सिर्फ घरेलू विकास के लिए नहीं है। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पोर्ट्स, रोड्स, डिजिटल नेटवर्क्स, ये भारत को ग्लोबल वैल्यू चेन्स GVCs में अपनी शर्तों पर इंटीग्रेट होने में मदद करते हैं। और ये शक्ति और प्रभाव दिखाने का जरिया भी हैं, जैसे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC प्रोजेक्ट। तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या नंदी? शॉर्ट टर्म में तो भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्लोबल निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। मीडियम टर्म में हमारी ब्यूरोक्रेसी और नीति निर्माण में आर्थिक और विदेश नीति के लक्ष्यों का बेहतर इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। और लॉन्ग टर्म में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति एक प्रमुख नोड के रूप में मजबूत होगी और हम ग्लोबल साउथ के लिए एक लीडिंग आवाज बन सकते हैं, उभरते मल्टीपोलर वर्ल्ड को आकार देने में मदद कर सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या है? पहला, जियो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी को संस्थागत बनाना, मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज करना। विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय के बीच बेहतर तालमेल के लिए एक औपचारिक रणनीति बनाना। दूसरा, G20, ब्रिक्स, SCO जैसे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स का लाभ उठाना, उन सुधारों की वकालत करने के लिए जिन पर KIC में चर्चा हुई, खासकर वित्तीय स्थिरता और MDB सुधार। और तीसरा और सबसे जरूरी, डोमेस्टिक फंडामेंटल्स को मजबूत करते रहना। घरेलू बुनियादी बातों को मजबूत करना जारी रखें, क्योंकि यही मजबूती भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव की नींव है। ये सब रेसिना डायलॉग और इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी से भी जुड़ता है। निश्चित रूप से। अब इकोनॉमी में ही एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कश्मीर से, एग्रो टूरिज्म और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन को लेकर। कश्मीर के क्रिसैंथेमम इनिशिएटिव गुले दाऊद। हाँ, ये वाकई एक अनूठी पहल है। 5 अक्टूबर की खबरों में ये छाई रही। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी यानी SKUAST इसके पीछे है। कर क्या रहे हैं ये लोग? ये लोग क्रिसैंथेमम, जिसे गुले दाऊद कहते हैं, उसके बड़े बड़े बागान विकसित कर रहे हैं। मकसद है पतझड़, ऑटम के मौसम में टूरिस्ट को आकर्षित करना। अभी तक पतझड़ में टूरिज्म थोड़ा कम रहता था। अच्छा, जैसे वसंत में ट्यूलिप फेस्टिवल होता है, हाँ। वैसे ही पतझड़ में क्रिसैंथेमम फेस्टिवल जैसा कुछ? बिल्कुल, उसी की सफलता को दोहराने की कोशिश है। इससे विजिटर सीजन लंबा होगा और स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी। ये GS पेपर 3, इकोनॉमी ऑफ JNK, इंक्लूसिव ग्रोथ, फूड प्रोसेसिंग और GS पेपर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के महत्वपूर्ण है। इसमें की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? एग्रो टूरिज्म तो समझा, कृषि पर्यटन। हाँ, एग्रो टूरिज्म मतलब टूरिस्ट को खेत या फार्म पर लाना। दूसरा है फ्लोरिकल्चर यानी फूलों और सजावटी पौधों की खेती, पुष्प कृषि। और तीसरा है लैब टू लैंड प्रोग्राम, मतलब रिसर्च लैब की तकनीक और खोजों को किसानों तक पहुंचाना। प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखें? फूल का नाम, जगह और संस्था। हाँ, फूल है क्रिसैंथेमम गुले दाऊद, जगह कश्मीर, मुख्य संस्था है SKUAST। उद्देश्य है
पतझड़ पर्यटन को बढ़ावा देना और टूरिज्म सीजन को लंबा करना। और टैगलाइन भी याद रख सकते हैं, फ्रॉम गुले लाला टू गुले दाऊद, टुलिप से गुले दाऊद तक, साल भर पुष्प पर्यटन का विजन। मेंस के लिहाज से ये क्यों महत्वपूर्ण है? इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन इन अ सेंसिटिव रीजन। बिल्कुल, ये एक संवेदनशील क्षेत्र में आर्थिक विविधीकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है। कश्मीर ऐतिहासिक रूप से कुछ ही आर्थिक गतिविधियों जैसे पारंपरिक बागवानी या सरकारी नौकरियों पर निर्भर रहा है और संघर्षों के प्रति वल्नरेबल रहा है। पतझड़ के ऑफ सीजन मध्य अक्टूबर से नवंबर अंत तक के लिए एक नया टूरिज्म प्रोडक्ट बनाकर ये आय के स्रोतों को स्टेबलाइज करने की कोशिश है। इससे इकोनॉमिक रेजिलियंस और सोशल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और ये क्लाइमेट अप्रोप्रिएट भी है। हाँ, क्लाइमेट अप्रोप्रिएट लाइवलीहुड जनरेशन। गुले दाऊद पतझड़ में ही खिलते हैं जब बाकी फूल मुरझा रहे होते हैं, तो ये मौसम के अनुकूल पौधे का इस्तेमाल है, एक टिकाऊ दृष्टिकोण, सस्टेनेबल अप्रोच है। ये क्षेत्र की यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस का फायदा उठा रहा है। और इसमें यूनिवर्सिटी का रोल भी खास है, एकेडमिया गवर्नमेंट सिनर्जी। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मॉडल ऑफ एकेडेमिया गवर्नमेंट सिनर्जी, SQST की भूमिका सेंट्रल है। ये सिर्फ एक सरकारी सौंदर्यीकरण परियोजना नहीं है, ये वैज्ञानिक रूप से समर्थित पहल है। यूनिवर्सिटी रिसर्च दे रही है, 60 से ज़्यादा किस्में विकसित की हैं, पायलट प्रोजेक्ट बनाए हैं, सरकार फिर उसे बड़े पैमाने पर लागू कर रही है। ये लैब टू लैंड मॉडल है जिसे पूरे भारत में दोहराया जा सकता है। और ये पिछले अनुभवों से सीख कर किया जा रहा है, बिल्डिंग ऑन सक्सेस। हाँ, ये साफ तौर पर टुलिप गार्डन की सफलता को दोहराने का प्रयास है, जिसने वसंत को कश्मीर में एक मेजर टूरिज्म सीजन बना दिया था। यह दिखाता है कि पॉलिसी बनाने में इटरेटिव और एविडेंस बेस्ड अप्रोच अपनाया जा रहा है। सफल मॉडलों से सीखो और उन्हें नई चुनौतियों के लिए अडैप्ट करो। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? शॉर्ट टर्म में तो एक नया टूरिस्ट अट्रैक्शन बनेगा। अक्टूबर-नवंबर में पर्यटकों की संख्या और स्थानीय व्यवसायों की आय बढ़ेगी। मीडियम टर्म में पुष्प कृषि के आसपास पूरी सप्लाई चेन विकसित हो सकती है, नर्सरी, कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, नए रोजगार बनेंगे। कश्मीर शायद कट फ्लावर का हब बन जाए। और लॉन्ग टर्म में? लॉन्ग टर्म में जम्मू और कश्मीर में एक ज़्यादा लचीली और विविध पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था बन सकती है, जो मौसमी उतार चढ़ाव पर कम निर्भर हो। और सबसे ज़रूरी, युवाओं को स्थायी आर्थिक अवसर देकर ये दीर्घकालिक शांति और स्थिरता में योगदान कर सकता है। तो वे फॉरवर्ड क्या है? पहला, इंटीग्रेट विद टूरिज्म सर्किट्स। इन बागानों को मौजूदा टूरिज्म सर्किट में शामिल करना होगा और एक बड़े पतझड़ टूरिज्म पैकेज के हिस्से के रूप में अग्रेसिवली मार्केट करना होगा। दूसरा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। स्थानीय समुदायों, खासकर किसानों और युवाओं को इसमें शामिल करना होगा ताकि फायदे सब तक पहुंचे। और तीसरा, एक्सपैंड फ्लोरिकल्चर। इस प्रोजेक्ट की सफलता का इस्तेमाल कश्मीर की जलवायु के अनुकूल दूसरे हाई वैल्यू फूलों और औषधीय पौधों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए करना चाहिए। इससे कृषि अर्थव्यवस्था और डाइवर्सिफाई होगी। ये इंदिरा गांधी मेमोरियल, ट्यूलिप गार्डन और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन से भी लिंक होता है। हाँ, चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, इंटरनेशनल रिलेशंस पर आते हैं। द गाजा पीस प्लान डेडलाइन, आज डेडलाइन खत्म हो रही है। हाँ, आज 5 अक्टूबर एक महत्वपूर्ण दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हमास को दी गई डेडलाइन आज शाम 6 बजे वॉशिंगटन डीसी समय खत्म हो रही है। ये एक व्यापक 20 सूत्रीय शांति योजना 20 पॉइंट पीस प्लान है, जिसे स्वीकार करने के लिए हमास पर दबाव है। क्या स्थिति अभी? हमास मान गया है? देखिए, इंटेंस डिप्लोमेटिक एक्टिविटी चल रही है। खबरों के मुताबिक हमास ने प्रस्ताव के कुछ मुख्य हिस्सों को सशर्त रूप से स्वीकार कर लिया है, कंडीशनली एक्सेप्ट कर लिया है। खासकर वो सभी इजरायली बंधकों, हॉस्टेजेस को रिहा करने पर सहमत हो गया है। लेकिन कुछ पेंच अभी भी हैं। हाँ, मुख्य पेंच है गाजा के भविष्य के शासन को लेकर, फ्यूचर गवर्नेंस ऑफ गाजा। हमास इस पर आगे बातचीत करना चाहता है। ये एक मेजर स्टिकिंग पॉइंट है। इस पूरे मामले में की एक्टर्स कौन-कौन हैं? जाहिर है यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल, हमास। इनके अलावा इजिप्ट और कतार की भूमिका बहुत अहम है मध्यस्थ के तौर पर। और ये पूरा मामला इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है, खासकर गाजा की स्थिति। सिलेबस के लिहाज से GS पेपर 2, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडिया, फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत जरूरी है। की कॉन्सेप्ट्स यहाँ क्या है? 2 स्टेट सोल्यूशन। हाँ, 2 स्टेट सोल्यूशन, 2 राज्य समाधान, जो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का सबसे ज्यादा समर्थित समाधान है। इसमें इजराइल के साथ एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की कल्पना की गई है। और भारत की डिहाइफनेशन पॉलिसी? डिहाइफनेशन पॉलिसी का मतलब है कि भारत इजराइल और फिलिस्तीन के साथ अपने संबंधों को अलग अलग देखता है। एक के साथ संबंध दूसरे पर निर्भर नहीं करता। भारत ने ये पॉलिसी सफलतापूर्वक अपनाई है।
और एसिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट? असममित संघर्ष तब होता है जब दो लड़ने वालों की सैन्य शक्ति या रणनीति में बहुत अंतर होता है। जैसे यहाँ एक शक्तिशाली देश की सेना इजराइल और एक गैर राज्य विद्रोही गुट हमास। प्रीलिम्स के लिए क्या ध्यान रखें? डील की शर्तें? हाँ, डेडलाइन 5 अक्टूबर शाम 6 बजे वॉशिंगटन डीसी समय। डील की मुख्य शर्तें: हमास सभी इजरायली बंदूकों को रिहा करेगा, युद्ध के बाद गाजा के शासन में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी, ये अमेरिका इजराइल का पक्ष है, इजरायली सेना चरणबद्ध तरीके से वापस हटेगी, स्टेज्ड फेज्ड विड्रॉल, और अंततः एक फिलिस्तीनी राज्य की संभावना। हालांकि इजरायली पीएम इससे सहमत नहीं लगते। और हमास के स्टिकिंग पॉइंट्स क्या हैं? हमास की मांग है कि इजरायली सेना पूरी तरह वापस जाए। वो निगरानी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ पीस को भी अस्वीकार कर रहा है और वो गाजा पर शासन करने के लिए एक स्वतंत्र टेक्नोक्रेटिक फिलिस्तीनी निकाय का प्रस्ताव कर रहा है, जिसमें शायद उसकी भी भूमिका हो। भारत का रुख क्या रहा है इस पर? भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व और इस शांति प्रस्ताव का स्वागत किया है। मेंस के लिहाज से देखें तो ये क्लैश ऑफ पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट विजन्स है। बिल्कुल। संघर्ष के बाद क्या हो, इस पर दोनों पक्षों के नजरिए में बुनियादी मतभेद है। अमेरिका इजराइल का लक्ष्य है हमास का राजनीतिक खात्मा, पॉलिटिकल एराडिकेशन। वहीं हमास अपनी सबसे बड़ी संपत्ति बंधकों का इस्तेमाल करके अपने अस्तित्व और राजनीतिक प्रासंगिकता एंड्योरिंग लेजिटिमेसी को बचाए रखना चाहता है। तो हमास की रणनीति क्या है? बंधक रिहा करके राजनीतिक स्पेस बनाना? हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। बंधकों को रिहा करने पर सहमत होकर और साथ ही भविष्य की राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सेदारी मांगकर एक टेक्नोक्रेटिक निकाय के जरिए जिसमें राष्ट्रीय सहमति हो, हमास युद्ध के बाद के दौर में अपनी प्रासंगिकता सुरक्षित करना चाह रहा है। ये एक एसिमेट्रिक एक्टर की क्लासिक डिप्लोमेटिक मैनूवरिंग है। और भारत का रुख, जो इस पहल का स्वागत कर रहा है, ये उसकी प्रैग्मेटिक वेस्ट एशिया पॉलिसी को दिखाता है। हाँ, इंडियाज प्रैग्मेटिक वेस्ट एशिया पॉलिसी। पारंपरिक रूप से भारत फिलिस्तीनी मुद्दे का कट्टर समर्थक रहा है, लेकिन अब भारत का दृष्टिकोण व्यावहारिकता, प्रैग्मेटिज्म और राष्ट्रीय हित नेशनल इंटरेस्ट पर आधारित है। हमारे हित हैं: पहला, क्षेत्रीय स्थिरता, रीजनल स्टेबिलिटी, जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा और खाड़ी देशों में बसे लाखों भारतीयों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। दूसरा, आतंकवाद का मुकाबला, काउंटर टेररिज्म। ये इजराइल और प्रमुख अरब देशों दोनों के साथ हमारा कॉमन ग्राउंड है। और तीसरा, रणनीतिक साझेदारी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। अमेरिका, इजराइल और यूएई, सऊदी अरब, मिस्र जैसे प्रभावशाली अरब पार्टनर्स के साथ संबंधों को गहरा करना। तो अमेरिका द्वारा मध्यस्थता वाले इस सौदे का समर्थन करना भारत के इन तीनों हितों को साधता है। हाँ, ऐसा माना जा रहा है कि तनाव कम करने का ये सबसे व्यवहार्य रास्ता है, भले इसमें अपनी जटिलताएं हों। और ये भारत की डी-हाइफनेशन नीति की सफलता भी दिखाता है, जिससे हम सभी पक्षों से बात कर पा रहे हैं। इसमें क्षेत्रीय मध्यस्थों, रीजनल मीडिएटर्स की भूमिका कितनी अहम है? मिस्र, कतर। बहुत अहम। द रोल ऑफ रीजनल मीडिएटर्स। काहिरा में अमेरिकी दूतों की मौजूदगी यही दिखाती है। इन देशों के हमास के साथ कम्युनिकेशन के चैनल हैं, प्रभाव है। किसी भी समझौते के तकनीकी पहलुओं जैसे कैदी अदला बदली, युद्ध विराम की निगरानी को लागू करने के लिए ये देश जरूरी हैं। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे अगर डील होती है या नहीं होती है? शॉर्ट टर्म में अगर डील हुई तो तत्काल युद्ध विराम होगा, बंधक वापस आएंगे, बड़ी मानवीय राहत मिलेगी। अगर डील फेल हुई तो संघर्ष बड़े पैमाने पर बढ़ सकता है, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी है। मीडियम टर्म में अगर डील होती भी है तो उसे लागू करना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, खासकर आतंकी गुटों का निरस्तीकरण, डिसआर्मामेंट और गाजा में एक नई स्थिर सरकार बनाना। और लॉन्ग टर्म में इसका नतीजा इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के भविष्य को तय करेगा। सफल डील शायद 2 स्टेट सोल्यूशन की उम्मीदों को जिंदा कर दे, विफलता संघर्ष को और गहरा कर सकती है और पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर कर सकती है। तो वे फॉरवर्ड क्या है? सस्टेन्ड डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट। सभी पक्षों को बातचीत जारी रखनी चाहिए, दबाव बनाए रखना चाहिए। दूसरा, फोकस ऑन ह्यूमैनिटेरियन एड। नतीजा कुछ भी हो, गाजा में मानवीय स्थिति बहुत खराब है, वहां बड़े पैमाने पर मदद पहुंचाने के तरीके बनाने होंगे। और तीसरा, अब पॉलिटिकल होराइजन। कोई भी शांति तभी टिकेगी जब उसके साथ एक स्पष्ट और विश्वसनीय राजनीतिक रास्ता हो, जो संघर्ष के मूल मुद्दों जैसे फिलिस्तीनी राज्य का सवाल को संबोधित करे। ये सब अब्राहम अकॉर्ड्स और 1990 के ओस्लो अकॉर्ड्स के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। बिल्कुल।
अब वापस कश्मीर की गुलेदाउद पहल पर आते हैं, लेकिन इस बार एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के एंगल से। खासकर हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के लिए पुष्प कृषि। हाँ, ये एक बहुत अच्छा एंगल है। फ्लोरिकल्चर एज अ टूल फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव हिमालयन स्टेट्स। हिमालय का पारिस्थितिकी तंत्र बहुत नाजुक है, इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी बहुत ज़्यादा है। पारंपरिक आर्थिक मॉडल जैसे अनियंत्रित पर्यटन या ज़्यादा पानी चाहने वाली खेती इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो पुष्प कृषि एक हरा विकल्प है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स वर्सेस इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी। हाँ, कह सकते हैं। इसकी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मतलब पर्यावरणीय छाप बड़े पैमाने पर निर्माण या जल गहन खेती की तुलना में कम होती है। ये मिट्टी संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन और जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी बनाए रखने में मदद कर सकती है। और ये क्लाइमेट अडेप्टिव इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी भी है। हाँ, जैसे हमने देखा, गुलेदाउद पतझड़ में खिलते हैं जब खेती कम होती है। ये पौधे के प्राकृतिक चक्र का उपयोग करके आर्थिक अंतर को भरता है। इससे किसानों की पारंपरिक फसलों पर निर्भरता कम होती है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकती हैं। क्या इससे मानव पशु संघर्ष, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी कम हो सकता है? पोटेंशियली हाँ। रिड्यूसिंग मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। अगर किसानों को खेत पर ही आय का अच्छा स्रोत मिल जाए तो चारा या जलाऊ लकड़ी के लिए जंगलों में उनका जाना कम हो सकता है। इससे मानव पशु संघर्ष कम करने में मदद मिल सकती है, जो हिमालयी क्षेत्र में एक बड़ी समस्या है। और कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में भी कुछ भूमिका हो सकती है। हाँ, हालांकि शुरुआत में पैमाना छोटा होगा, लेकिन बड़े पैमाने पर हरियाली और बारहमासी पौधों की खेती कार्बन सोखने, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन और माइक्रो क्लाइमेट्स बनाने में मदद करती है, जो स्थानीय पर्यावरण के लिए अच्छा है। तो इसके फायदे तो कई हैं। चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां भी हैं। पहला, मार्केट लिंकेजेस। ये सुनिश्चित करना कि फूल बिकें, कटाई के बाद नुकसान ना हो। दूसरा, वाटर मैनेजमेंट। पानी तो चाहिए ही, तो स्थायी जल प्रबंधन जरूरी है। तीसरा, मोनोकल्चर रिस्क। सिर्फ एक ही तरह के फूल पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। तो वे फॉरवर्ड क्या होगा? पॉलिसी सपोर्ट चाहिए। राज्य सरकारों को पुष्प कृषि के लिए समर्पित नीतियां बनानी होंगी, सब्सिडी देनी होगी, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग की संभावना देखनी होगी ताकि ब्रांड वैल्यू बढ़े, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश करना होगा, नई किस्में विकसित करनी होंगी। ठीक है, साइंस एंड टेक और इंटरनल सिक्योरिटी पर आज कोई बड़ी खबर नहीं है, लेकिन इनके पहलू दूसरी चर्चाओं में कवर हो गए हैं, जैसे गवर्नेंस में 5G जैमर या कश्मीर में स्थिरता। हाँ, वो इंटीग्रेट हो गए हैं। तो अब आते हैं सोशल इश्यूज एंड वेलफेयर पर। कोची में विमेन्स ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप, प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी थ्रू पैरिस स्पोर्ट्स। ये एक बहुत ही सकारात्मक खबर है। भारत डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने में एक अहम कदम उठा रहा है। IBSA यानी इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन का विमेन्स ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025 आज 5 अक्टूबर को कोची, केरल में शुरू हो गया है। इसे ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? भारत में इसकी मेजबानी इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन IBFF कर रहा है। टूर्नामेंट में 8 देश हिस्सा ले रहे हैं। उद्घाटन मैच मेजबान भारत और ब्राजील के बीच है। ये आयोजन दृष्टिबाधित महिलाओं, विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन की एथलेटिक प्रतिभा को दिखाता है और रूढ़ियों, स्टेरियोटाइप्स को तोड़ता है। बिल्कुल, और ये इंक्लूसिविटी मतलब समावेशिता की वकालत करता है। ये GS पेपर 1 सोशल एम्पावरमेंट इंडियन सोसाइटी और GS पेपर 2 वेलफेयर स्कीम्स, मैकेनिज्म्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस, रोल ऑफ NGOs के लिए महत्वपूर्ण है। की कॉन्सेप्ट्स यहाँ क्या है? पैरा स्पोर्ट्स तो समझा, राइट्स बेस्ड अप्रोच। पैरा स्पोर्ट्स मतलब विकलांग व्यक्तियों द्वारा खेले जाने वाले खेल। राइट्स बेस्ड अप्रोच मतलब अधिकार आधारित दृष्टिकोण। दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकारों के धारक के रूप में देखता है। वो अपने जीवन के निर्णय खुद ले सकते हैं और समाज के सक्रिय सदस्य हैं। ये दान या कल्याण मॉडल चैरिटी वेलफेयर मॉडल से अलग है, जो उन्हें सिर्फ मदद या सुरक्षा की वस्तु मानता है। और ब्लाइंड फुटबॉल का फॉर्मेट क्या है? ब्लाइंड फुटबॉल 5 साइड का गेम है। गेंद में घंटी या कुछ ऐसा लगा होता है जिससे आवाज आती है। गोलकीपर देख सकता है, लेकिन बाकी 4 आउटफील्ड खिलाड़ी दृष्टिबाधित होते हैं और उन्हें आंखों पर पट्टी, आई शेड पहननी होती है ताकि पूरी तरह दृष्टिहीन और आंशिक रूप से दृष्टिहीन खिलाड़ियों के बीच बराबरी रहे। प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखें? इवेंट, जगह, संस्थाएं। हाँ, इवेंट IBS से वुमेन्स ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025। जगह कोची। गवर्निंग बॉडी IBSA अंतर्राष्ट्रीय और IBFF भारतीय। भाग लेने वाले 8 राष्ट्र: अर्जेंटीना, इंडिया, ब्राजील,
इंग्लैंड, पोलैंड, टर्की, कनाडा एंड जापान। और खेल का प्रारूप 5-a-side। मीन्स के लिहाज से ये क्यों अहम है? वेलफेयर से राइट्स बेस्ड एम्पावरमेंट की ओर शिफ्ट। एग्जैक्टली, शिफ्ट फ्रॉम वेलफेयर टू राइट्स बेस्ड एम्पावरमेंट। इस तरह के ग्लोबल इवेंट की मेजबानी दिखाती है कि भारत में दिव्यांगता को देखने का नजरिया बदल रहा है। ये कल्याण या दान मॉडल से आगे बढ़कर सशक्तिकरण, भागीदारी और समानता पर जोर देता है। ये विकलांगजनों को शीर्ष एथलीटों और रोल मॉडल के रूप में दिखाता है और RPWD एक्ट 2016 के सिद्धांतों को बढ़ावा देता है, जो PWDs के बीच खेल को बढ़ावा देने की बात करता है। और इसमें जेंडर और डिसेबिलिटी का इंटरसेक्शन भी महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। द इंटरसेक्शन ऑफ जेंडर एंड डिसेबिलिटी। महिला विश्व कप पर फोकस करना खास है, क्योंकि विकलांग महिलाएं अक्सर दोहरा भेदभाव झेलती हैं, लिंग के आधार पर भी और विकलांगता के आधार पर भी। ये आयोजन उनके सशक्तिकरण के लिए एक पावरफुल प्लेटफॉर्म है। ये विकलांग लड़कियों की पूरी पीढ़ी को प्रेरित कर सकता है। और इसमें IBFF की भूमिका, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन कोलैबोरेटिव गवर्नेंस। हाँ, IBFF एक गैर सरकारी खेल महासंघ है। ये दिखाता है कि कैसे नागरिक समाज संगठन सरकारी प्रयासों के पूरक बन सकते हैं। सरकार नीति बनाती है, कुछ फंड देती है, लेकिन IBFF जैसे विशेष निकाय जमीनी स्तर पर खेल को विकसित करने, टैलेंट खोजने और अंतर्राष्ट्रीय इवेंट आयोजित करने के लिए जरूरी विशेषज्ञता, जुनून और नेटवर्क लाते हैं। ये तालमेल, सिनर्जी, पैरा स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के विकास के लिए जरूरी है। भारत में और कौन से प्रमुख पैरा स्पोर्ट्स हैं? कई हैं। पैरा एथलेटिक्स है, जिसमें देवेंद्र झाझरिया, मरियप्पन थांगावेलू जैसे सितारे हैं। पैरा बैडमिंटन में प्रमोद भगत, मानसी जोशी हैं। पैरा शूटिंग में अवनी लेखरा हैं। पैरा स्विमिंग, पैरा पावरलिफ्टिंग, व्हीलचेयर फेंसिंग, व्हीलचेयर बास्केटबॉल भी हैं। इन सबको पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया PCI देखती है, जबकि ब्लाइंड फुटबॉल के लिए IBFF है। तो इस वर्ल्ड कप के इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? शॉर्ट टर्म में ब्लाइंड फुटबॉल और पैरा स्पोर्ट्स की मीडिया विजिबिलिटी और पब्लिक अवेयरनेस बढ़ेगी। मीडियम टर्म में शायद सरकारी और कॉर्पोरेट फंडिंग बढ़े और PWDs खेल अपनाने के लिए प्रेरित हों, जिससे टैलेंट पूल बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म में ये ज्यादा सोशल इंक्लूजन को बढ़ावा देगा और दिव्यांगता के प्रति सामाजिक मानसिकता को बदलने में मदद करेगा, जिससे एक ज्यादा एक्सेसिबल और इक्विटेबल सोसाइटी बन सकेगी। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? ग्रास रूट्स डेवलपमेंट। इस मोमेंटम का इस्तेमाल करके देश भर में ब्लाइंड फुटबॉल के लिए ट्रेनिंग सेंटर और कंपटीशन बनाने चाहिए। एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सुनिश्चित करना होगा कि देश में बनने वाला हर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन यानी सुगम्य भारत अभियान के तहत सबके लिए सुलभ हो। और इंसेंटिवाइज्ड कॉर्पोरेट सपोर्ट। कंपनियों को CSR के तहत पैरा एथलीट्स और इवेंट्स को स्पॉन्सर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये पैरालंपिक गेम्स और एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन से भी जुड़ता है। हाँ, बिल्कुल। अब इसी इवेंट को कल्चर एंड हेरिटेज के एंगल से देखते हैं। इंडिया एज अ हब फॉर ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स, सॉफ्ट पावर एंड कल्चरल डिप्लोमेसी। ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारत अब सिर्फ क्रिकेट या हॉकी ही नहीं, बल्कि ब्लाइंड फुटबॉल जैसे विशिष्ट खेलों के भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन कर रहा है। ये भारत की कल्चरल डिप्लोमेसी और अपनी ग्लोबल सॉफ्ट पावर बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। कैसे? स्पोर्ट्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सॉफ्ट पावर। जब आप सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन करते हैं, तो दुनिया में आपकी छवि एक सक्षम, संगठित और स्वागत करने वाले देश की बनती है। आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, लोगों का जुनून दिखाते हैं। इससे एक पॉजिटिव परसेप्शन बनता है, जो बाद में डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक फायदों में बदल सकता है। और ब्लाइंड फुटबॉल जैसे इवेंट से इंक्लूसिव वैल्यूज का संदेश जाता है। बिल्कुल, प्रमोटिंग इंक्लूसिव वैल्यूज। ये दिखाता है कि भारत समावेशिता, विविधता और सशक्तिकरण जैसे प्रगतिशील वैश्विक मूल्यों के साथ खड़ा है। ये एक जिम्मेदार वैश्विक नागरिक के रूप में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाता है। ये एक तरह की वैल्यू बेस्ड डिप्लोमेसी है। इससे कल्चरल एक्सचेंज और पीपल टू पीपल टाइज भी बढ़ते होंगे। निश्चित रूप से अलग अलग देशों के एथलीट, अधिकारी, फैंस आते हैं, मिलते हैं। इससे आपसी समझ बढ़ती है, लोगों के बीच रिश्ते बनते हैं जो स्थायी राजनयिक संबंधों की नींव हैं। कोच्चि जैसा शहर जो अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, इस अनुभव को और बेहतर बनाता है। और इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है, बूस्टिंग टूरिज्म एंड इकोनॉमी। हाँ, सीधा फायदा होता है टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को। कोच्चि जैसे शहर ग्लोबल मैप पर आते हैं, भविष्य में और टूरिस्ट और निवेश आ सकता है। ये आर्थिक लाभ भी इन आयोजनों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? भारत की ग्लोबल इमेज बेहतर होती है, देश में स्पोर्टिंग कल्चर का विकास होता है,
लोग खेल से जुड़ते हैं और इससे डिप्लोमेटिक लेवरेज भी मिलता है। खेल कूटनीति से मिली सद्भावना का इस्तेमाल दूसरे क्षेत्रों में किया जा सकता है। वे फॉर वे क्या हो? स्ट्रैटेजिक बिडिंग भारत को ओलंपिक, फीफा वर्ल्ड कप जैसे बड़े आयोजनों के लिए बोली लगाने की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक योजना बनानी चाहिए। एक फॉर्मल स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो खेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और खेल संघों को जोड़े। और हर इवेंट के लिए लेगेसी प्लानिंग जरूरी है। इवेंट के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा, जमीनी स्तर पर खेल को कैसे बढ़ावा मिलेगा। काफी व्यापक दृष्टिकोण है। अब आते हैं एथिक्स लिंकेजेस पर। जीएस पेपर 4 पहला केसलेट उत्तराखंड भर्ती संकट से जुड़ा है, प्रॉपर्टी इन पब्लिक रिक्रूटमेंट। हाँ, परिदृश्य ये है कि आप राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं। आयोग पर भ्रष्टाचार और पेपर लीक के आरोप लगते रहे हैं। हालिया लीक के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। सरकार ने हाईटेक सुरक्षा उपायों जैसे 5G जैमर और बायोमेट्रिक्स की घोषणा की है। लेकिन आपके आयोग के कुछ वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि ये महंगे दिखावती बदलाव हैं। असली प्रॉब्लम तो स्टाफ, कोचिंग सेंटर और माफिया की सांठगांठ है। वो सुझाव देते हैं कि कुछ समस्याग्रस्त अधिकारियों का चुपचाप ट्रांसफर कर देना ज्यादा प्रभावी होगा। तो इसमें एथिकल इश्यूज क्या क्या हैं? प्रॉबिटी, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हैं, एम्पैथी और कंपैशन भी है छात्रों के प्रति, और करेज ऑफ कन्विक्शन मतलब सही काम करने का साहस, इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता भी। बिल्कुल। अब सवाल यह है कि आपके सामने जो विकल्प हैं, हाईटेक ओवरहॉल बनाम शांत आंतरिक ट्रांसफर, इनके पक्ष और विपक्ष में नैतिक तर्क क्या हैं? और अध्यक्ष के रूप में संस्था की विश्वसनीयता और जनता का विश्वास बहाल करने के लिए आपका एक्शन प्लान क्या होगा? युवा मामले और खेल मंत्रालय में सचिव हैं। आईबीएफएफ ने महिला नेत्रहीन फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी का प्रस्ताव दिया है, जिसमें काफी खर्चा है। वित्त विभाग के अधिकारी आपत्ति जता रहे हैं कि इससे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दर्शक, स्पॉन्सरशिप, रेवेन्यू क्रिकेट या हॉकी की तुलना में बहुत कम होगा। वो कहते हैं कि पैसा लोकप्रिय खेलों पर खर्च होना चाहिए जहां पदक की ज्यादा उम्मीद है। जबकि आईबीएफएफ का तर्क है कि इसका मूल्य पैसों में नहीं बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण, समावेशिता और सोच बदलने में है। यहाँ एथिकल इश्यूज क्या है? कंपैशन, एम्पैथी तो है ही। एक बड़ा मुद्दा है इक्विटी वर्सेस एफिशिएंसी, मतलब सार्वजनिक धन का कुशल उपयोग, एफिशिएंसी, और समाज के सभी वर्गों के लिए समानता और न्याय, इक्विटी के बीच संतुलन कैसे बनाएं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट भी है। राज्य की जिम्मेदारी सभी नागरिकों का कल्याण करना है, सिर्फ बहुमत का नहीं। नॉन पार्टिसनशिप भी जरूरी है। निर्णय सिर्फ लोकप्रियता या आर्थिक आधार पर ना हो बल्कि संवैधानिक मूल्यों पर आधारित हो। तो सवाल है कि इस मामले में मूल्यों के टकराव का विश्लेषण कैसे करें, और सचिव के रूप में आप अपने निर्णय को कैसे सही ठहराएंगे? चाहे आप प्रस्ताव को मंजूरी दें या अस्वीकार करें, आप किन सिद्धांतों का हवाला देंगे? ये दोनों ही केस स्टडीज बहुत अच्छी हैं एथिक्स पेपर के लिए। बिल्कुल। अब जल्दी से देख लेते हैं प्लेसेस, पर्सन्स, रिपोर्ट्स इन न्यूज। कोची, केरला, वर्ल्ड कप का मेजबान शहर। यूकेएसएससी, उत्तराखंड का भर्ती निकाय। एसकेयूएसटी, कश्मीर की कृषि यूनिवर्सिटी। कौटिल्या इकोनॉमिक कॉन्क्लेव, केईसी, दिल्ली का आर्थिक मंच। और गाजा, फिलिस्तीनी क्षेत्र शांति पहल का केंद्र। और कुछ महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट्स हाँ, याद रखने के लिए 80 राष्ट्र ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप में 5A साइड फॉर्मेट है इसका। 20 पॉइंट्स हैं गाजा पीस प्लान में। 80,000 प्लस गुलदाउदी के पौधे कश्मीर में। एसक्यूएसटी के बागान में 60 प्लस किस्में हैं गुलदाउदी की। 45 वैकेंसीज थी यूकेएसएससी की स्थगित परीक्षा में, और 10,000 अनुमानित उम्मीदवार थे उस परीक्षा के। एडिटोरियल इनसाइट्स भी देख लेते हैं संक्षेप में। उत्तराखंड वाले मामले में यूकेएसएससी सुरक्षा ओवरहॉल कर रहा है। सरकारी केंद्र, बायोमेट्रिक्स, जैमर, मल्टी लेवल फ्रिस्किंग। सरकार सख्त कानून का हवाला दे रही है पर आलोचना भी झेल रही है। कश्मीर वाले मामले में टुलिप गार्डन की सफलता के बाद अब पतझड़ में गुलेदाउद से टूरिज्म बढ़ाने की कोशिश है। एसक्यूएसटी लीड कर रहा है। 60 प्लस किस्में, 80,000 प्लस पौधे, फ्रॉम गुलेलाला टू गुलेदाउद टैगलाइन है। गाजा शांति योजना में 5 अक्टूबर डेडलाइन थी। हमास बंधक रिहाई पर सहमत है पर शासन पर बातचीत चाहता है। इजराइल कथित तौर पर वापसी पर सहमत है। अमेरिका मध्यस्थता कर रहा है। भारत ने पहल का स्वागत किया है। और पैरा स्पोर्ट्स में आईबीएसए विमेंस ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप कोची में शुरू। आईबीएफएफ मेजबान है। 8 देश शामिल, 5A साइड फॉर्मेट। इसे दिव्यांगजनों के समावेश और सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। चलिए अब कुछ प्रीलिम्स फैक्ट्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला,
IBSA विमेंस ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025 कहाँ हो रहा है? उत्तर कोची, केरल। दूसरा, विश्व कप की मेजबानी कौन कर रहा है? उत्तर इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन IBFF। तीसरा, नेत्रहीन फुटबॉल का फॉर्मेट क्या है? उत्तर 5 साइड, गोलकीपर देख सकता है। चौथा, कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव KEC कौन आयोजित करता है? उत्तर इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ IEG, वित्त मंत्रालय के साथ। पांचवां, KEC 2025 की थीम क्या थी? उत्तर सीकिंग प्रॉस्पेरिटी इन टर्बुलेंट टाइम्स। छठा, कश्मीर में पुष्प कृषि पहल का नेतृत्व कौन कर रहा है? उत्तर शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी SKUAST। सातवां, कश्मीर में पतझड़ पर्यटन के लिए किस फूल को बढ़ावा दिया जा रहा है? उत्तर क्रिसैंथेमम, गुलेदाउद। आठवां, UKSSC को हाई एफिशिएंसी जैमर कौन सी संस्था दे रही है? उत्तर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL। नौवां, गाजा के लिए अमेरिका की मध्यस्थता वाली शांति योजना कितने सूत्रीय है? उत्तर 20 सूत्रीय 20 पॉइंट प्रस्ताव। 10वां, अमेरिका की गाजा शांति पहल पर भारत का आधिकारिक रुख क्या है? उत्तर पहल का स्वागत करने वाला। ये थे कुछ जरूरी प्रीलिम्स फैक्ट्स। अब आते हैं मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। पहला प्रश्न GS पेपर 2 से। सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं में कदाचार के बार बार होने वाले उदाहरण शासन के संकट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो राज्य और उसके युवाओं के बीच सामाजिक अनुबंध को कमजोर करता है। हाल की घटनाओं के प्रकाश में इस मुद्दे के प्रणालीगत कारणों का विश्लेषण करें और केवल तकनीकी समाधानों से परे व्यापक सुधारों का सुझाव दें। 250 शब्द। दूसरा प्रश्न GS पेपर 3 से। चर्चा करें कि कैसे कृषि पर्यटन, जलवायु अनुकूलित और टिकाऊ प्रथाओं जैसे पुष्प कृषि पर आधारित जम्मू और कश्मीर जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और संघर्ष प्रवण क्षेत्रों में आर्थिक विविधीकरण और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण हो सकता है। 150 शब्द। और तीसरा प्रश्न GS पेपर 2 से। लंबे समय से चले आ रहे इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष के प्रति भारत का दृष्टिकोण एक वैचारिक से व्यवहारिक हित आधारित विदेश नीति में विकसित हुआ है। संघर्ष पर भारत के वर्तमान रुख का विश्लेषण करें, खासकर गाजा में हालिया शांति पहलों के संदर्भ में। ये तीनों ही प्रश्न आज की चर्चा पर आधारित हैं और अभ्यास के लिए बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। अब एक छोटा सा क्विज हो जाए। 5 सवाल। हाँ, जरूर। पहला सवाल, उत्तराखंड में हाल ही में किस भर्ती निकाय ने पेपर लीक के कारण परीक्षा स्थगित की? A. UKPSC, B. UKSSSC, C. NTA, D. UPSC। थोड़ा सोचिए। सही उत्तर है B. UKSSSC, उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन। दूसरा सवाल, कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? A. मुंबई, B. बेंगलुरु, C. नई दिल्ली, D. हैदराबाद। आसान है, उत्तर है C. नई दिल्ली। तीसरा सवाल, कश्मीर में पतझड़ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस फूल की खेती की जा रही है? A. ट्यूलिप, B. गुलाब, C. गुलेदाउद, क्रिसैंथेमम, D. लिली। इसका जिक्र हमने कई बार किया। उत्तर है C. गुलेदाउद, क्रिसैंथेमम। चौथा सवाल, गाजा शांति योजना के तहत हमास के लिए अमेरिका द्वारा निर्धारित समय सीमा किस तारीख को समाप्त हुई? A. 4 अक्टूबर, B. 5 अक्टूबर, C. 6 अक्टूबर, D. 7 अक्टूबर। आज की ही तारीख है। उत्तर है B. 5 अक्टूबर। पांचवा और आखिरी सवाल, IBSA महिला नेत्रहीन फुटबॉल विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर कर रहा है? A. दिल्ली, B. मुंबई, C. कोच्चि, D. कोलकाता। इसका उत्तर है C. कोच्चि, केरल। बहुत बढ़िया। अब कुछ फ्लैश कार्ड्स देख लेते हैं। 10 जरूरी टर्म्स। पहला, IBSA इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन, नेत्रहीन खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय। दूसरा, IBFF इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन, भारत में नेत्रहीन फुटबॉल की मेजबान और शासी निकाय। तीसरा, कोच्चि IBSA महिला नेत्रहीन फुटबॉल विश्व कप 2025 का मेजबान शहर। चौथा, गुलेदाउद, क्रिसैंथेमम का स्थानीय नाम, कश्मीर में पुष्प कृषि पहल का केंद्र। पांचवा, SKUST शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी
कश्मीर में कृषि विश्वविद्यालय जो गुलेदाउद परियोजना का नेतृत्व कर रहा है। छठा, कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव, नई दिल्ली में आयोजित प्रमुख वार्षिक आर्थिक सम्मेलन। सातवां, UKSSC उत्तराखंड सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन, उत्तराखंड का भर्ती निकाय जो सुधारों के लिए खबरों में है। आठवां, ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक PSU जो UKSSC को जैमर आदि तकनीकी सहायता दे रहा है। नौवां, जियो इकोनॉमिक्स अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, भू राजनीति और रणनीति का मेल, विदेश नीति में आर्थिक साधनों का उपयोग। 10वां, राइट्स बेस्ड अप्रोच सामाजिक कल्याण का एक ढांचा जो व्यक्तियों को अधिकारों के धारक के रूप में देखता है, न कि केवल सहायता के प्राप्तकर्ता के रूप में। ये थे आज के 10 फ्लैश कार्ड्स। तो ये थी आज की हमारी विस्तृत चर्चा। एक बार रिकैप कर लेते हैं। जरूर। आज हमने देखा उत्तराखंड में भर्ती संकट और उसके बाद प्रस्तावित सुधारों को, शासन में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व को समझा। हमने कौटिल्य कॉन्क्लेव के जरिए भारत की आर्थिक दिशा और भू अर्थशास्त्र के बढ़ते महत्व पर बात की। कश्मीर में गुलेदाउद से कृषि पर्यटन की नई उम्मीदों को देखा, जो स्थायी विकास और आर्थिक विविधीकरण का एक मॉडल है। गाजा शांति वार्ता के अहम मोड़ और उसकी जटिलताओं, साथ ही भारत के सधे हुए रुख का विश्लेषण किया। और अंत में कोची में शुरू हुए ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप के माध्यम से पैरा स्पोर्ट्स की बढ़ती अहमियत और समावेशिता के प्रतीक के रूप में उसकी भूमिका को समझा। बिल्कुल। तो अब आज के लिए मोटिवेशन डोज। देखिए, कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता ही आपके लक्ष्यों और हकीकत के बीच का पुल है। हर दिन की डिसिप्लिन स्टडी, हर सॉल्व पेपर, हर रिवीजन सेशन उस पुल पर रखा गया एक पत्थर है। सही बात है। इस प्रोसेस पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। फोकस्ड रहें और याद रखें कि आज किए ये छोटे छोटे प्रयास रिजल्ट वाले दिन एक बड़ी सफलता में जरूर बदलेंगे। कीप बिल्डिंग, लगे रहिए। बिल्कुल। तो ये थी आज की पूरी बातचीत। इसे दोबारा जरूर सुनिए ताकि सभी पॉइंट्स अच्छी तरह याद हो जाएं। हाँ, ये विश्लेषण ना केवल UPSC के लिए बल्कि जीवन के लिए भी आपकी समझ को गहरा करेगा। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नीचे कमेंट करके अपने विचार बताएं और सुन लो UPSC YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप हमारे ₹299 वाली मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको सभी वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स का उपयोग कर सकते हैं। इससे हमें लंबे समय तक चैनल चलाने में मदद मिलेगी। आपके सहयोग के लिए हम आभारी रहेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी समय नई जानकारियों के साथ। जय हिंद। जय हिंद।